प्रणाम दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा था जब भारत सिर्फ आज वाला इंडिया नहीं था, बल्कि ऐसी सभ्यता था जिसकी गूंज अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर इंडोनेशिया के द्वीपों तक सुनाई देती थी। जब भारत की संस्कृति सिर्फ सीमा के अंदर नहीं बल्कि आधी एशिया की आत्मा में बसती थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गौरव की नहीं है। कहानी उस बिखराव की भी है जिसने दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता को टुकड़े में बांट दिया। आज का वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो सच है जिसे जानने के बाद आप भारत को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले एक बहुत जरूरी फैक्ट चेक करते हैं। अखंड भारत कोई एक आधिकारिक प्राचीन देश का नाम नहीं था। ये एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत विचार है जिसे अलग अलग समय में अलग अलग अर्थों में देखा गया। कई लोग इसे मौर्य साम्राज्य से जोड़ते हैं, कुछ इसे भारतीय संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखते हैं और कुछ इसे आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के रूप में। लेकिन इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि प्राचीन भारत का सांस्कृतिक प्रभाव आज के जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम तक था। लेकिन ध्यान दीजिए, हर जगह सीधे भारत का राजनीतिक शासन नहीं था। कहीं साम्राज्य था तो कहीं संस्कृति, कहीं व्यापार तो कहीं धर्म और भाषा का प्रभाव। कल्पना कीजिए, साल 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उत्तर पश्चिम भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और तभी एक ब्राह्मण शिक्षक ने फैसला किया कि अगर भारत को बचाना है तो उसे एक करना होगा। उस शिक्षक का नाम जानते हैं? आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति नहीं लिखी, उन्होंने भारत के पहले बड़े नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की नींव रखी। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी दुनिया की सबसे एडवांस्ड राजनीतिक और आर्थिक किताबों में गिनी जाती है। बहुत लोग दावा करते हैं कि पूरा एशिया भारत था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा प्रमाणित भारतीय साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त और फिर अशोक के समय मौर्य साम्राज्य लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। इसमें आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बड़े हिस्से, नेपाल के कुछ क्षेत्र और बांग्लादेश तक शामिल थे। कुछ सीमावर्ती क्षेत्र आज के ईरान और म्यांमार तक भी प्रभाव क्षेत्र में थे। लेकिन यहाँ एक और जरूरी सच, दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांड्य साम्राज्य पूरी तरह मौर्य के अधीन नहीं थे। अशोक के शिलालेख खुद बताते हैं कि वे स्वतंत्र शासक थे और आज का अफगानिस्तान एक समय भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। गांधार और कंबोज जैसे महाजनपद प्राचीन भारत का हिस्सा माने जाते थे। महाभारत की गांधारी आज के कांधार क्षेत्र से जुड़ी मानी जाती हैं। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म की गांधार कला ने यूनानी और भारतीय कला को मिलाकर दुनिया की सबसे अनोखी कलात्मक शैली पैदा की। और फिर आया वो मोड़ जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, कलिंग युद्ध। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए। खून की नदियां देखकर सम्राट अशोक टूट गए और उसी दिन भारत की शक्ति का केंद्र सिर्फ तलवार नहीं बल्कि धर्म बन गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचाया। उनके शिलालेख आज भी अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक मिलते हैं। अब आता है वो हिस्सा जो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने दिल जीते। समुद्री व्यापार और संस्कृति के जरिए भारतीय प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, लेकिन वहाँ की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम क्या है? गरुड़ इंडोनेशिया। उनकी मुद्रा पर कभी गणेश जी की तस्वीर छप चुकी है और आज भी रामायण बेले वहाँ बेहद लोकप्रिय है। कंबोडिया का अंकोर वाट, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर परिसर जिसकी मूल जड़ें हिंदू परंपरा से जुड़ी हैं। वियतनाम का चंपा साम्राज्य, जहाँ शिव पूजा के प्रमाण मिलते हैं। सोचिए, उस दौर में जब यूरोप अंधकार युग में था, भारत ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हर सभ्यता का एक कठिन दौर आता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा। उत्तर पश्चिम से शक, हुण, कुषाण आए, फिर मध्यकालीन आक्रमण हुए और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने डिवाइड एंड रूल की नीति से भारत की एकता को और कमजोर किया। अफगानिस्तान कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन 19वीं सदी में अलग राजनीतिक इकाई बना। 1937 में ब्रिटिशों ने बर्मा यानी म्यांमार को भारत से अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया और 1947 वो साल जब एक लाइन ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। भारत पाकिस्तान विभाजन में
लगभग 10 से 15 लाख लोगों की जान गई और करीब 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए। इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अखंड भारत का मतलब फिर से एक देश बनाना है? वास्तविकता ये है कि आज ये विचार मुख्य रूप से सांस्कृतिक और सभ्यतागत संदर्भ में देखा जाता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से दक्षिण एशिया के देश स्वतंत्र राष्ट्र हैं, लेकिन संस्कृति वो आज भी सीमाएं नहीं मानती। नेपाल में पशुपतिनाथ, बाली में रामायण, श्रीलंका में बौद्ध परंपरा, थाईलैंड के राजा का नाम राम, ये सब क्या बताते हैं कि सीमाएं बदली हैं, लेकिन सभ्यता की स्मृति आज भी जीवित है। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, भारत एक विचार था, एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को शून्य कर दिया, योग दिया, बुद्ध दिया, रामायण और गीता दी, और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक भावना है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में अखंड भारत क्या है? एक इतिहास, एक संस्कृति, या सिर्फ एक सपना? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता, वो आने वाले कल की दिशा भी तय करता है। जिस मिट्टी ने दुनिया को जीना सिखाया था, वक्त ने उसी भारत को टुकड़ों में बंटवाया था, पर इतिहास की राख में आज भी चिंगारी बाकी है। सीमाएं चाहे बदल जाएं, सभ्यता हमारी आज भी बाकी है। जय हिंद, प्रणाम।